हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आइए देखते हैं आज 2 जून 2020 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं उनको। तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के। अभी हरियाणा हाई कोर्ट में ये चीज़ उठी है कि हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करने के लिए हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज होती है वो नॉर्मली इंग्लिश यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रावधान है भारत के संविधान में कि अगर राज्यपाल चाहे किसी भी राज्य का, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति से उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। उसकी पूर्व अनुमति से जो हिंदी भाषा है उसको राज्य में सुप्रीम कोर्ट की जो कामकाज की भाषा है उसको बना सकता है, उसको कामकाज की भाषा बना सकता है। लेकिन शर्त ये है कि जो भी फाइनल डिसीजन दिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिखा हुआ आएगा, फाइनल डिसीजन जो देगी कोर्ट, वो इंग्लिश में ही होगा। ये नियम होता है, ठीक है। तो इसका विरोध हो रहा है। कई जगहों पे ऐसा है कि हिंदी को लैंग्वेज बना दिया गया है, कोर्ट की भाषा बना दिया गया है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी इंग्लिश ही यूज़ हो रही है, हिंदी यूज़ नहीं होती। तो हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा था। अब हरियाणा में इस चीज़ को सामने लाया गया कि हिंदी को बनाया जाए लैंग्वेज, हिंदी में ही कामकाज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका अपोज हो रहा है ये कह के कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की तो बात अलग है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं जो कि प्रदेशों में होते हैं, वो दूसरी दूसरी जगहों से भी आते हैं, अलग अलग स्टेट से भी होते हैं। तो अगर हम हिंदी को मैंडेटरी कर देंगे तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा जो हिंदी नहीं जानते। कोई जज ऐसा हो सकता है जो तमिलनाडु से आया हो, हरियाणा हाई कोर्ट में हो। फिर जैसे जस्टिस रामास्वामी थे, वो पंजाब हाई कोर्ट में थे। 1984 या 81 के आसपास उनके ऊपर कुछ जो है वो चला था, इम्पीचमेंट हुआ था उनका। तो रामास्वामी थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरीके से और भी ऐसे जज हो सकते हैं जो कि दूसरे राज्यों से हो, तो क्या होगा। तो इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। और इसीलिए जो संविधान में भाषा से या हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 348A, 348(1), ठीक है। ये जो 348(1) है इसको देख लेते हैं। ये 348(1) का मतलब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाएगी। ये था आर्टिकल 348(1) है। आर्टिकल 348(2) कहता है कि यूज ऑफ हिंदी इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर संसद इस तरह से प्रमाणित कर दे। हाई कोर्ट में किया जा सकता है अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा कर दे, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, 348(1) और 348(2). लेकिन साथ में ये याद रखना है कि अभी भी जो भी डिक्री होगी, यानी जो भी फाइनल डिसीजन होगा, वो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। उसके लिए इंग्लिश ही यूज होगी। उसके बाद एक सेक्शन आपको याद रखना है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का सेक्शन 7, ये संविधान की धारा नहीं है, संविधान का अनुच्छेद नहीं है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, यानी जो भाषाई कानून है, उस कानून का सेक्शन 7, उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से हिंदी को कोर्ट के कामकाज की भाषा बना सकता है। तो सेक्शन 7 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये याद रखिएगा। कई बार इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद क्या है, जो याद रखने वाली चीज ये है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा आप एक चीज और देख लीजिएगा। जो हमारा आर्टिकल 120 है और आर्टिकल 210 है, इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये संसद की और विधानसभाओं की जो कार्यवाही की भाषा है उसके बारे में बात करता है। तो भाषाओं को लेकर के अगर इस तरह के माहौल बने हुए हैं, तो और भी जगहों पे जहाँ जहाँ भी भाषाओं का महत्व है, वहाँ वहाँ से आप भाषाओं के बारे में देख लीजिए कि संविधान में भाषाओं को लेकर के, चाहे वो संसदीय कामकाज की भाषा हो या फिर वो कोर्ट के कामकाज की भाषा, उसको लेकर के क्या प्रावधान है, कोर्ट को लेकर के क्या प्रावधान है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इस पे रिटन एग्जाम में आ सकता है कि जरा बताइए कि अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं हिंदी को, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये ठीक होगा कि पूरे देश के लिए ही हिंदी को इस तरह की भाषा बना दिया जाए जो कि सरकारी कामकाज की भाषा हो हर क्षेत्र में। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अगर नुकसान होंगे तो आप कोई उपाय सुझाइए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप भी कोई उपाय सुझा दीजिए, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी आर्टिकल्स बताए हैं, जो भी सेक्शन बताया है जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का है, उसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक फिर अब संविधान से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 266(2). ये क्या कहता है, अभी ये चर्चा में क्यों आया है। अभी हुआ ये कि आपको पता होगा कि जो हमारा पीएम केयर है, उस फंड में, प्रधानमंत्री केयर फंड में, ये कहा गया कि जिसकी मर्जी हो वो मदद करने के लिए अपनी मर्जी से पैसे पीएम केयर फंड में डाल सकता है।
पीएम केयर फंड में पैसे तो डाल दिए। अब पीएम केयर फंड में पैसे डालने के बाद करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, जब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए तो किसी ने आरटीआई डाल दी कि जरा ये बताओ कि इतने पैसे लिए तो हैं सरकार ने, लेकिन सरकार ने इनको खर्च कहाँ पे किया है, कैसे किया है। तो जब ये पीएम केयर फंड था तो प्रधानमंत्री कार्यालय को ही जाएगी चिट्ठी, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी गई, आरटीआई का लेटर गया, आरटीआई का जो आरटीआई के प्रारूप में जो लेटर डाला जाता है वो गया। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जरा ये बताइए कि ये कहाँ कहाँ खर्च किए गए हैं पैसे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ये जवाब आया कि ये जो पीएम केयर फंड है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि किसी भी फंड को जो है वो आरटीआई के दायरे में आने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला तो ये है कि वो जो है किसी संसदीय कह रहा हूँ, किसी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्डर से आया हो, यानी ऑर्डर हो, मर्जी ना हो, ऑर्डर हो कि आपको करना ही है, देना ही है, ठीक है, या संसद ने उसको पास किया हो। ये 3 शर्तें होनी चाहिए उसके लिए। तो सरकार ने जो सरकार कह रहा हूँ जो पीएमओ ऑफिस है वहां से यही रिप्लाई आया कि ये उसमें नहीं आता, आरटीआई के दायरे में नहीं आता, क्योंकि इनमें से किसी भी तरीके से ये नहीं बना है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष है आर्टिकल नंबर 266 पार्ट नंबर 2। पता नहीं जब मैं बोलता हूं तो सू सी सी क्यों हो जाता है, आई डोंट नो। अभी इसको आप देख लीजिए 266(2). ये जो 266(2) है, ये जो आर्टिकल है, इसमें ये लिखा गया है कि 2 तरीके के फंड होते हैं भारत में। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिससे कि सबको सैलरी मिलती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, और दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड, जो कि आपदा फंड होता है, आफत के समय में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, समस्या आने पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में उस जितना भी इस्तेमाल किया गया उतने की पूर्ति कर दी जाती है, संसद के द्वारा कर दी जाती है उसकी पूर्ति, उसको पास किया जाता है कि हाँ ये सही खर्च किया गया था, इसकी पूर्ति कर दी जाए। तो इन दोनों को आरटीआई के दायरे में हमेशा रखा जाता है, इनकी स्क्रूटनी भी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इसको देखती है। लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 266 यानी 266 भी भारत के संविधान में लाया गया, और उसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा फंड, कोई भी ऐसा पैसा जो कि सरकार इकट्ठा करती है, और वो पैसा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अलावा किसी भी प्रकार से सरकार ने इकट्ठा किया है, तो वो 266(2) के अंतर्गत पब्लिक की प्रॉपर्टी माना जाएगा और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब उसकी स्क्रूटनी की जा सकती है। इसका मतलब है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वो उसकी जांच कर सकता है, और उसको लेकर के जानकारी भी मांगी जानी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। ठीक है, पब्लिक को पूरा हक है ये जानने का कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, और उसका ऑडिट भी हो सकता है संविधान के अनुसार। लेकिन अभी जो उत्तर आया है वो थोड़ा निराशाजनक है कि हाँ भाई, क्यों आरटीआई के अंतर्गत ये नहीं आ सकता? जब आपने पैसे लिए हैं तो कहाँ गए, बताइए, बताने में क्या दिक्कत है? तो दोनों एंगल से आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सब कुछ बुरा ही है या सब कुछ अच्छा ही है। ऐसे हर चीज की जानकारी अगर सरकार देने लगे तो फिर कहाँ तक जानकारी देगी? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुराफात के लिए ही डाल देते हैं आरटीआई कि हाँ चलो थोड़ा सा खींचा जाए इनको, कहाँ कहाँ खर्च किया। इस समय इतनी समस्याएं चल रही हैं, उसके बीच में जो है इस तरह की चीजें हैं, तो अगर आरटीआई से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने में मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि ऐसा करके कि हाँ उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उन्होंने बोलने का मौका दे दिया है, और एक तरह की ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम किया है सरकार ने। ठीक है, तो आगे और क्या है, और चीजें मैं पढ़ के देखूंगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई और ग्लिच है जिसकी वजह से सरकार ये सूचना नहीं दे रही है, तो बिल्कुल वो आपके सामने आनी चाहिए। अगर सरकार इसकी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है तो किसी भी तरीके से उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कोई ऐसा अनुच्छेद या कोई ऐसा नियम हो जिसको मैंने अभी ना पढ़ा हो, या किसी और ने ना पढ़ा हो, या अभी अछूता रह गया हो, या कोर्ट अभी इसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। अभी के लिए आपके लिए जरूरी यही है कि आप ये आर्टिकल्स 266 आप याद रखें, 261 याद रखें जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है। उसके अलावा आप आर्टिकल 267 याद रखें जो कि कंटिजेंसी फंड की बात करता है। और इन दोनों फंड्स के अलावा अगर किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा किया जाता है तो वो आर्टिकल 266(2) सब सेक्शन 2 के अंतर्गत उस पैसे को माना जाता है, और वो भी सरकारी पैसा होता है, संवैधानिक तरीके से इकट्ठा किया गया ही पैसा माना जाता है उसे, और इसीलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। ठीक है,
इसको आप ध्यान रखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अगला है रूल 26 एंड रूल 266 एंड रूल 267। पता नहीं क्यों मेरी जीभ वो हो रही है, सॉरी फॉर दैट। रूल 266 एंड रूल 267 जो हमारा पार्लियामेंट है यानी संसद के कामकाज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये रूल हैं, इनको संविधान का अनुच्छेद आप मत मान लीजिएगा। ये संविधान के अनुच्छेद नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद में नहीं आते, ये रूल्स हैं। संसद में कामकाज करने के लिए कुछ नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली में बहुत से बिंदु हैं। उन बिंदुओं में से ये 266 और 267 भी दो बिंदु हैं। ये आपको याद रखने हैं। क्या है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, अभी हुआ क्या है, किस लिए ये न्यूज में है। अभी हुआ ये है कि आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत की जो संसद है उसमें कामकाज के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। जैसे कोई बिल पास करना है तो उस बिल को पास करने से पहले उस पर काफी अच्छी डिस्कशन की जरूरत होती है। तो उस डिस्कशन को करने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई, एक कैबिनेट नहीं, एक कमेटी बनाई जाती है। अलग अलग कमेटीज होती हैं। कुछ तो ऐसी कमेटीज होती हैं जो एडहॉक होती हैं, यानी जब कानून बन रहा है तब तक वो कमेटी अस्तित्व में रहेगी, जैसे ही कानून बन जाएगा उसके बाद वो कमेटी अस्तित्व में नहीं रहेगी। और कुछ कमेटी होती है परमानेंट कमेटी, जिसके मेंबर्स बदलते रहते हैं लेकिन कमेटी कभी खत्म नहीं होती, कमेटी के सदस्य बदलते रहेंगे। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी है जिसको हम लोक लेखा समिति कहते हैं। उसके अलावा भी और भी संसदीय कार्यकाज की समिति है। इसके जो मेंबर्स हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन ये समिति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर कोई समिति ऐसे बनाई गई कि भाई इंडिया में जीएसटी लागू करना है, तो जीएसटी कैसे लागू करें, इस पे अच्छी खासी बहस होनी चाहिए कि इसमें कौन से पॉइंट रखने चाहिए, कौन से पॉइंट नहीं रखने चाहिए। तो ये सारी बहस करना और संविधान के दायरे में देखना कि हाँ ये सारी चीजें कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो सही होंगी, कौन कौन से ऐसे हमें पॉइंट्स रखने चाहिए जो कि जीएसटी के अंतर्गत आने चाहिए और संविधान का भी उल्लंघन ना करते हो। तो ये सारी डिस्कशन होती है, उन समितियों के अंदर होती है। तो ऐसी समिति क्या होता है कि जब काम पूरा हो जाता है, जीएसटी लागू हो गया, तो वो समिति गायब कर दी जाती है, उसका काम ही नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि वो एक बिल के लिए लाई गई थी। तो इन समितियों की बैठक होती है। अभी हुआ क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से संसद तो चल नहीं पा रही है, तो संसद में इसकी मीटिंग हो नहीं पाएगी कमेटी की। अब संसद के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य समिति ने अपना ये तो कह दिया कि भाई कामकाज अब आगे शुरू करो। जब समितियों ने बैठक शुरू की तो क्या हुआ, स्पीकर ने ये कहा कि ये बैठक आप घर से नहीं कर सकते, क्योंकि पहली चीज भाई घर से ही करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे तो संसद में आ नहीं सकते। सबसे पहली चीज ये कि जो रूल 266 है, यानी 266 नंबर जो नियम है, वो ये कहता है कि कोई भी इस तरह की मीटिंग कैबिनेट कमेटी की वो कभी भी घर से नहीं होगी, प्राइवेट जगह पे ही होगी, और वो प्राइवेट जगह पार्लियामेंट होगी। ठीक है, ये 266 कहता है। 267 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट कह रहा हूं, अगर स्पीकर चाहे, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, तो अगर अध्यक्ष चाहे, जो प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, सभापति होता है जो, अगर वो चाहे, या फिर लोकसभा का जो स्पीकर है वो चाहे, तो वो इन समितियों की बैठक को किसी और जगह करवा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए। अब हुआ ये कि इस समिति की जब एक समिति थी, उसकी जब मीटिंग शुरू हुई तो राज्यसभा के सचिवालय ने मना कर दिया कि आप घर से मीटिंग नहीं कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर से मीटिंग कर रहे हैं और इससे गोपनीयता नष्ट होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप तो वीडियो में दिख रहे हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपके बगल में कोई बैठा है कि नहीं बैठा है और आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या फिर जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे से बाहर आवाज जा सकती है कि नहीं जा सकती है, या फिर जब आप मीटिंग कर रहे हो तो कोई इस कमरे में आ तो नहीं जाएगा, है ना। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो गोपनीयता की वजह से इस चीज को मना कर दिया गया, राज्यसभा सचिवालय ने मना कर दिया कि आप कोई मीटिंग ऐसी घर से नहीं करेंगे। तो ये रूल नंबर 266 और 267 आप याद रखिएगा। आपको गोपनीयता बरकरार रखनी है अगर आप संसद के सदस्य हैं तो, अगर आप समिति के अध्यक्ष हैं तो, समिति के मेंबर हैं तो, अध्यक्ष हो, मेंबर हो, कोई भी हो, जो भी हो, वो समिति का सदस्य है। तो समिति के सदस्य को हमेशा गोपनीयता बरकरार रखनी है, और किसी भी ऐसे तरीके से जिससे कि
गोपनीयता नष्ट होती है उस तरीके को रोकना या उसका समाधान करना, ये संसद के जो सभापति होते हैं, लोकसभा के सभापति या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि अगर वो चाहें तो उसे रोक सकते हैं। लोकसभा सचिवालय जो संसदीय राज्यसभा सचिवालय, वो भी चाहे तो इसको रोक सकता है। अगर गोपनीयता कहीं पर भी उसको ऐसी दिखाई देती है कि गोपनीयता के साथ समझौता हो रहा है तो वो इसे रोक सकता है। ठीक है, तो यही 3 आइटम्स थे आज के लिए। और इसके आगे एक और था छोटा सा आइटम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 2005 में आया था। इससे रिलेटेड एक ही चीज पूछी जा सकती है कि ये कब आया था। ये 2005 में आया था। और ये क्यों आया था? क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के बाद ये महसूस किया गया कि भारत में कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई मुसीबत आ जाए तो एक सिस्टम हो कि किस तरीके से उन लोगों को मदद पहुंचाई जाए जो संकट में आ गए। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। 2005 में एक तो आया था, 2006 से ये प्रभाव में आया था, यानी ये इफेक्ट में आया था 2006 से। उसके अलावा ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसके अंतर्गत जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं उनमें एक तो होता है एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दूसरी होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी राज्य को भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपनी बनानी पड़ेगी। और तीसरी चीज, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, स्टेट की नहीं, सेंटर बनाएगा एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो दिशा निर्देश देगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। जैसे अभी तूफान उफान आ रहे हैं तो वो दिशा निर्देश जारी करता है राज्यों को, तो वो इसी का काम होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है। ठीक है, और इसमें और जो चीज याद रखने वाली है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो सबसे पहली बार भारत में कब प्रभावी रूप से लागू किया गया। प्रभाव में तो 2006 में आ गया था, लेकिन पहली बार प्रभावी रूप से पूरे भारत में लागू कब किया गया। तो बहुत सी चीजें पूछी जा सकती हैं, बहुत से तूफानों के नाम आ सकते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ये जब कोविड-19 आया, ये जो कोरोना वायरस महोदय आए, उसके बाद से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को सबसे पहली बार इंडिया ने पहली बार इस एक्ट को कोरोना वायरस के आने के बाद इसको प्रभाव में लागू किया, प्रभावी तरीके से लागू किया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है सबसे पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भारत में कब लागू हुआ, तो कोरोना वायरस संकट के समय में, पैंडेमिक के समय में लागू हुआ। ठीक है, ये थे 4 आइटम्स, सबको नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में थैंक यू वेरी मच, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो ऑब्वियसली कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।